गुड मॉर्निंग बच्चों। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो नया चैप्टर है ना, ये बिल्कुल ही नया है। बिल्कुल ही नया क्यों है? क्योंकि ये जो नया चैप्टर है, पुराने चैप्टर से इसमें लेना देना होगा, मैकेनिक्स जो होगा यूज होगा यहाँ पर। लेकिन अभी से पहले तक जो फिजिक्स तुम सीखते थे ना, अभी से पहले तक जो फिजिक्स तुम सीखते थे, उसका विजुअलाइजेशन करना बहुत ही आसान था। उसको तुम विजुअलाइज इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो तुमको सामने दिखता था कि सामने क्या चल रहा है भाई। अगर मैंने बोला कार चल रही है तो कार तुमने चलते हुए देख लिया, इमेजिन कर लिया। मैंने बोला कि फ्लूइड चल रही है, मैंने बोला कि विस्कोसिटी हो रहा है, ये हो रहा है, तो सब कुछ हमने क्या किया था, ऐसा फिनोमेना अभी तक हमने देखा है जो विजुअलाइज किया जा सकता था, देखा जा सकता था। अब एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स सीखने वाले हैं, नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स सीखने वाले हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये दो वर्ड से मिलकर बन रहा है। एक तो इलेक्ट्रो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, और दूसरा वर्ड आ रहा है मैग्नेटिज्म से, ठीक है। क्लास 10th में तुमने दोनों पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ी होगी तुमने और मैग्नेटिज्म भी पढ़ी होगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो एक बहुत ही बड़ा ब्रांच है फिजिक्स का। और आगे के ऐसा समझ लो कि 3 से 4 महीने यही चलने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आगे के 3-4 महीने यही चलने वाले हैं। तो आगे के 3-4 महीने अगर मुझे समझ में आना है, अगर मैं ये चाहता हूं कि आगे का 3-4 महीना जो भी चलेगा वो मुझे समझ। अब एक और चीज यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो चैप्टर है ना, ये लेंदी है, बहुत लेंदी होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात या सबसे खुशखबरी वाली बात जो यहां पर है वो ऐसा है कि इस चैप्टर के कंसेप्ट अगर तुमको आते हैं, ये जो चैप्टर मैं आपको सिखाने वाला हूं, इस चैप्टर के अगर तुमको कंसेप्ट आते हैं ना, तो तुमसे प्रॉब्लम जो होगा वो रुकने नहीं वाला। तुम प्रॉब्लम सॉल्व आराम से कर लोगे। अगर तुमको बताई गई, क्लासरूम में बताई गई सारी बातों का ध्यान है, क्लासरूम में बताई गई अगर सारी बातों का ध्यान होगा तो तुम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा वेटेज है। तुम कोई भी ईयर का पेपर निकाल के देख लो, तुमको चार्ज, करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें नहीं भी मिला के ना, अगर 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर मैं मेंस के बारे में बात करूं, मेंस में अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो तुम देखना 5 से 6 क्वेश्चन या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन तुमको इसी चैप्टर में मिलेंगे। मतलब आगे के जो 4 महीने हम जो सीखने वाले हैं, आगे के 4 महीने हम जो सीखने वाले हैं वो तुमको 8 क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। 8 क्वेश्चन मतलब 8 into 4। अगर तुमने 8 क्वेश्चन इसके सही सॉल्व कर लिए तो 32 मार्क्स तुमको मिलने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? अब सिंस इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसे प्रॉब्लम क्या है सर? अगर आप बोल रहे हो इतना आसान है तो उसे प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये जो टॉपिक होगा बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत बड़ा टॉपिक होगा ये, ठीक है। तुम लगेगा सर कितने टाइम से यही चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, एक तो तुमको ये लगेगा। और दूसरा बात ये लगेगा ना कि यहां पे विजुअलाइज करना, एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है। एनालाइज करना नहीं, विजुअलाइज करना यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम बात करने वाले, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। मतलब पूरी कहानी अब जो स्टार्ट होगी ना वो इलेक्ट्रॉन पे शुरू होकर इलेक्ट्रॉन पे ही खत्म होने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा है क्या आज तक? नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा तो उस पे बेस्ड जो फिनोमेना है वो भी इतने कॉमन नहीं होते। उसको देखने के लिए अच्छा खासा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए होता है। तो हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो हमने नहीं देखा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम ही अज्ञान है, हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमको बेसिक कुछ ना कुछ तो पता ही है। तो हम क्या करते हैं ना, उसी बेसिक को आगे ले जाके ये चैप्टर सीखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं तुमको करूंगा। रिक्वेस्ट क्या है? जो लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, जो भी तुम्हारे फ्रेंड होंगे, तुम जो भी ये लेक्चर देख रहा है उसको तो पता चल ही रहा होगा, जो भी तुम्हारे फ्रेंड है, ठीक है, उनको प्लीज बोलना कि लेक्चर देखना स्टार्ट करें। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना, ऐसा टॉपिक है ना, स्टार्टिंग के लेक्चर्स गए मतलब आगे कुछ नहीं सीखने वाले। जो बेसिक लेक्चर्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है अपने को। हर स्टेप में कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और तुम लेक्चर वाइज लेक्चर अगर ये चैप्टर सीखते जाओगे तो बहुत ही आसान लगेगा तुमको, ठीक है। लेंदी होगा, थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन तुम एग्जाम में शॉर्ट हिट करके आओगे, शॉर्ट तुम क्या करोगे, एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे, जो लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, पता नहीं वो किन कारणों से बिजी हैं,
मेरे को नहीं समझ में आता। देखो मैंने पहले भी बोला है कि ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये थोड़े मुश्किल है, मैं समझ रहा हूं। देखो तुम्हारे लिए जितना पढ़ना मुश्किल है ना, हमारे लिए रिकॉर्ड करना भी उतना ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है रिकॉर्ड करना। ऐसे बेगानों के जैसा ऐसा लगता है कि कोई अपना है ही नहीं भाई, इस पूरी दुनिया में हम अकेले हैं, आए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और चले जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है। क्लासरूम का सिनेरियो बिल्कुल अलग है और ये जो सिनेरियो ये बिल्कुल अलग है, मतलब ये एकदम अजीब सा सिनेरियो है। ठीक है, अब यहां पे क्लासेस उतने ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं हो पा रहे, मेरे को पता है कि क्लासेस इंटरैक्टिव नहीं हो पा रहे, तो क्लासेस आप चाहो तो इंटरैक्टिव हो सकते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि क्लास खत्म मतलब इट्स ओवर। तुम क्लास के बाद भी तो अपने डाउट पुट ऑन कर सकते हो ना। ग्रुप्स है तुम्हारे पास, व्हाट्सएप ग्रुप है, क्लासरूम ऐप है, यूट्यूब है, तुम जहां पे तुमको अच्छा लगे तुम वहां पे अपने डाउट रेज करो। और फिर से बोल रहा हूं, तुमने अगर इससे पहले वाले चैप्टर्स फ्लूइड व्लूइड अगर तुमने ढंग से नहीं भी पढ़ा ना, तो चलो वो एक टाइम के लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे भाई, 2 से 3 क्वेश्चन का रिस्क अपन ले सकते हैं। लेकिन इसमें तो भाई 8 क्वेश्चन, ये मैं कम से कम बोल रहा हूं 8 से 10 क्वेश्चन आराम से होंगे इसमें। अब 8 से 10 क्वेश्चन का रिस्क तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ले पाएगा। अगर वो सोचता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए तो वो 8 से 10 क्वेश्चन का रिस्क तो कभी नहीं लेने वाला। तो अपने को क्या करना है, 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिजिक्स में अगर तुमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, अगर फिजिक्स में तुमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए भाई। ठीक है, तो ये अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 वर्ड से मिलकर बना है। ये बेसिकली हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में सीखेंगे। पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो यहां पे हम क्या करेंगे, रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। रुके हुए चार्ज, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करने वाले हैं, रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा करंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा, करंट। करंट में हम क्या करने वाले हैं, मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भागते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, करंट, मूविंग चार्जेस। अच्छा, ये मूविंग चार्जेस के ही अंदर एक और टॉपिक आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में भी क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, जैसे मैग्नेट की जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो सारे मूविंग चार्जेस के कारण होते हैं। तो मूविंग चार्जेस के अंदर करंट भी है और मैग्नेटिज्म भी है। ठीक है, ये जो करंट है और ये मैग्नेटिज्म है, इसमें मूविंग चार्जेस आर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। चार्जेस आर मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब इसमें जो बेसिकली चार्जेस मूव करेंगे वो क्या करेंगे, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे होंगे, यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहे होंगे। लास्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा, एक्सेलरेटिंग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है वो एक्चुअल में क्या है, वो 4 महीने हम जो सीखने वाले हैं उसका ये ब्लूप्रिंट है। अब ये 4 महीने में हम क्या क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, ये जो 4 महीने का सिलेबस है ना, वो तुम्हारे 12th का 70% सिलेबस है भाई। ये मैंने अगर खत्म कर दिया मतलब तुम्हारा 12th का 70% सिलेबस खत्म हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे रुके हुए चार्जेस के बारे में। करंट और मैग्नेटिज्म में हम क्या करेंगे, मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चार्जेस क्या करेंगे, कुछ स्पीड से, सर्टेन कोई स्पीड से मूव कर रहे होंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेटिंग चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, अभी स्टार्ट कहां से करना है अपने को, स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, रुके हुए चार्जेस से अपने को स्टार्ट करना है। अब ये पूरा का पूरा जो कहानी है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर चलेगा वो चार्जेस के बारे में चलेगा भाई। अब अगर पूरा का पूरा कहानी चार्जेस के बारे में चलेगा तो स्टार्ट उसी के डेफिनेशन से करते हैं कि चार्ज का मतलब क्या होता है। अब देखो, मैं किसी को भी पूछता हूं ना कि चार्ज क्या होता है, तो बोलता है सर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अरे वो तो टाइप ऑफ चार्ज हुआ ना भाई। अगर तुम बोल रहे हो कि चार्जेस मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो वो तो टाइप ऑफ चार्ज हुआ ना। वो चार्ज का डेफिनेशन है क्या? नहीं। तो चार्ज का डेफिनेशन अपने को सीखना है। अब ये चार्ज का डेफिनेशन पूछते हैं वाइवा में, कॉलेज के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। तो चार्ज का मतलब क्या है वो देखते हैं। अब हम
कुछ अगर पुरानी बातें बात करें, ऐसा कुछ हमने पहले भी पढ़ा है, कोई नया नहीं है ये सब। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं ई माइनस यूज करता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए और ई प्लस यूज करता हूं प्रोटॉन के लिए, ऐसा मैं यूज करता हूं। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। इन दोनों चार्जेस को अगर मैं कुछ सेपरेशन पे रख दूं, मान लो मैंने इसको स्मॉल आर के सेपरेशन पे रख दिया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर मैंने कुछ सेपरेशन पे रख दिया है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप हो रहा है क्या? इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, वो फोर्स कैसा है? अट्रैक्शन नेचर का फोर्स होगा ना। अच्छा, अब ये जो अट्रैक्शन नेचर का फोर्स है, या मान लो ऐसा होता, एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में भी एक फोर्स है क्या? अब यहां पे फोर्स कैसा है? रिपल्सिव नेचर का है। अच्छा, तो ये जो फोर्स यहां पे जनरेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पे, नेगेटिव पे, ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो इनके चार्जेस के कारण हो रहा है क्या? अगर ये चार्जेस नहीं होते, मान लो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो वो जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो होता क्या? दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हुए, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट 1, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट 2, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है क्या? नहीं। मतलब यहां पे जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो रहा है वो इनके चार्जेस के कारण डेवलप हो रहा है क्या? तो यहां पे देखो चार्जेस को डिफाइन क्या करते हैं? चार्जेस का डेफिनेशन होता है, चार्ज का मतलब है चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट या ऑफ एनी पार्टिकल चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट बाय virtue of which it applies force on another charge. It applies force on another charge. ये अपने को याद रखना है। चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या है? जैसे मास, मास को हम कैसे डिफाइन करते थे? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या है आपने, अच्छा ग्रेविटेशन अभी हमने नहीं सीखा है। ग्रेविटेशन हमने लोअर क्लास में जब सीखा होगा तो हम क्या जानते थे कि अर्थ और सन, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों के मासेस के कारण है ना। तो ऐसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में जिनके पास मास होता है वो क्या करते हैं? एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। उसी फोर्स को हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोला है। उसी तरह से हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं और वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपने चार्जेस के कारण लगा पा रहे हैं क्या? तो हमने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज का क्या मतलब है? चार्ज का ये मतलब है कि वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसका चार्ज। थोड़ा अजीब सा डेफिनेशन, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल। अच्छा, ये चार्ज का बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि भाई टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस आप क्या बोलोगे? सर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता होगा, बेसिक केमिस्ट्री से आप जानते हो कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं या जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं वो तो क्या है, प्रोटॉन्स जो हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर आराम से बैठे हुए हैं भाई, वो दुबक के बैठे हुए हैं, वो निकलना ही नहीं चाहते। प्रोटॉन्स निकालना बहुत मुश्किल है। कौन मूव करता है? मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही मूव कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है वो समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो चार्ज का बेसिक डेफिनेशन मुझे समझ में आ गया कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो क्या कर सकता है, कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक मैजिक बॉक्स है, ऐसा एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स में मैंने क्या रखा है? मैंने गिनती के 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉक्स था उसमें मैंने क्या कर दिया, गिनती के 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स लाके रख दिए। मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स ढूंढे, 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए, और मैंने 10 प्रोटॉन ढूंढा, 10 प्रोटॉन लाके रख दिया मैंने ऐसे। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स मैंने रखे,
हम जानते क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बिहेवियर एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है क्या? इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर और प्रोटॉन का बिहेवियर एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसका चार्ज नेगेटिव है तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये माइनस और प्लस हमने अपने कन्वेंशन के हिसाब से माना है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन अपने बॉडी पे एक टैटू चिपका के रखा है कि मेरा जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। वैसा मतलब नहीं होता भाई। वो जो इलेक्ट्रॉन है और वो जो प्रोटॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये चार्ज होता है ना। प्रोटॉन का भी यही चार्ज है, दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन एक के चार्ज को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और एक के चार्ज को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आप जानते होंगे ना, केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर प्रोटॉन्स के बिहेवियर से जस्ट ऑपोजिट है। अब अगर आप ऐसा बोलते थे कि अगर इस वाले डायरेक्शन को आपने प्लस माना है तो जो उसके ऑटोमेटिक जो रिवर्स वाला डायरेक्शन होता था वो माइनस हो जाता था क्या? तो इसीलिए हम लोग चार्जेस में भी ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं प्रोटॉन के चार्ज को प्लस मानता हूं, ये अजम्पशन है, ये ऐसा उसमें लिखा नहीं है भाई। अगर मैंने प्रोटॉन के चार्ज को प्लस मान लिया है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये अजम्पशन है। बात समझ में आ रहा है? अगर अजम्पशन किसी ने ये माना होता ना, अब ये हमेशा से जन्मों जन्मांतर से चलता हुआ आ रहा है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। अगर जन्मों जन्मांतर पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये माना होता कि जो प्रोटॉन है प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो हम आज वो मान रहे होते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? तो तुम अगर किसी बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, मान लो कल को तुम एक बड़े लेवल पे पहुंच गए, एकदम खतरनाक लेवल वाला साइंटिस्ट हो गए हो, तुमसे फिजिक्स चलती है, तुमसे दुनिया चलती है, तो तुम अपना साइन कन्वेंशन ला सकते हो, तुम चेंज कर सकते हो ये जो नॉर्मल साइन कन्वेंशन चल रहा है। बोले सर इतना मेरे पास खाली टाइम नहीं है कि मैं ये सब बेकार के काम करता रहूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा चल रहा है चलते रहने दो। ठीक है भाई, तुम सही है। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक बॉक्स था ऐसा जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन रखे और 10 प्रोटॉन रखे। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है और ये जो 10 प्रोटॉन है वो क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे क्या? जैसा इसका इफेक्ट है उसका जस्ट नेगेटिव इफेक्ट ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल। न्यूट्रल चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल क्या होता है? अगर नंबर ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट अगर एक जैसे हैं तो उसका जो चार्ज है या वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या करते हैं, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। मान लो मैंने क्या किया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अगर मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? सर इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर है वो क्या करेंगे? इस 8 प्रोटॉन के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देंगे। जो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बच रहे हैं वो क्या करेंगे? इस 8 प्रोटॉन्स के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देंगे। लेकिन मेरे पास 2 प्रोटॉन्स एक्सेस में बच रहा है क्या? और इसके इफेक्ट को कोई कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा है। ये जो प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स मेरे पास बच रहे हैं, इसके इफेक्ट को कोई कैंसिल आउट कर पा रहा है क्या? नहीं। अच्छा, बाय कन्वेंशन प्रोटॉन्स का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है क्या? इसका मतलब ये जो बॉक्स था, ये जो मैजिक बॉक्स है, इस मैजिक बॉक्स का चार्ज अब कितना हो जाएगा? इस मैजिक बॉक्स का चार्ज 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा क्या? सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये। हाँ या ना? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब सेम थे तो ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या था? न्यूट्रल, जीरो, कोई चार्ज नहीं था। अब मैंने क्या बोला कि उस मैजिक बॉक्स में से मैंने क्या किया? मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, मैंने क्या देखा? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन बच रहा है और यहां पे 10 प्रोटॉन, तो अभी भी 10 होंगे ना, उसको मूव कराना मुश्किल होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देंगे। ये तो हो गया। अब बचे हुआ जो 2 प्रोटॉन्स है उसके इफेक्ट को कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये जो बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टीज 2 प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी ये जैसी हो जाएगी क्या? अब प्रोटॉन के पास जो चार्ज हम मानते हैं बाय कन्वेंशन वो पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। मतलब ये जो बॉक्स है, बॉक्स का चार्ज भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और कितना पॉजिटिव? तो 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इतना चार्ज हो गया क्या उसके पास? समय को कुछ भी नहीं समझ में आया अभी तक। ये बहुत ही सिंपल है भाई, ये 8th क्लास 9th क्लास के बच्चों को ये सब सिखाते हैं तो तुमको भी समझ में आया होगा। ऐसा मत सोचना कि सर 8th वालों को समझ में आ जाता है, सर अपने को नहीं आता है। तुमको भी आया होगा भाई, इतना कोई मुश्किल नहीं था ये।
फिर से मान लो इसी में थर्ड केस, ये तुमको अलग अलग से बनाना है, मैं एक ही में बना दे रहा हूं लेकिन तुम अलग अलग से बनाना। थर्ड केस क्या बात करने वाले? थर्ड केस में अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन था। क्या करते हैं, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से सप्लाई कर देते हैं। इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिया। अब जैसे ही आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12 हो गया क्या? अब क्या होगा, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 प्रोटॉन्स के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देंगे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले उसके इफेक्ट को कोई काउंटर बैलेंस कर पा रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये जो मैजिक बॉक्स मैंने बनाया है इसका बिहेवियर इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के जैसा होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो मैजिक बॉक्स है उसका जो चार्ज है, चार्ज के लिए क्यों यूज करते हैं, उसका जो चार्ज है वो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका मतलब हमारे पास बेसिकली कितने तरह के चार्जेस हैं? हमारे पास बेसिकली 2 तरह के चार्जेस है। पहला तरह का जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, क्या ऐसा समझो कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट है वो सेम हो गए अगर, तो उस ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या है, न्यूट्रल। उसका जो चार्ज है वो क्या है, 0, कोई चार्ज नहीं है उसके पास। अगर ऑब्जेक्ट है, कोई मैजिक बॉक्स था, कोई ऑब्जेक्ट था, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन अगर कम है तो उसके पास चार्ज कौन सा हो जाएगा, उसके पास चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन कम तो चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा तो चार्ज कौन सा, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। अगर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज है, और अगर प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कम है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कितना ज्यादा, जैसे यहां पे 2 ज्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन 2 ज्यादा था तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 2 इंटू चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट के लिए हम माइनस यूज करते हैं तो इसका चार्ज क्या लिख देते, इसका चार्ज ऐसा लिख देंगे -3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कुलम्स। कुलम क्या है इसे बाद में बताएंगे। ये बात समझ में आया क्या, हाँ या ना? इतना कुछ अपने को समझ में आया? अच्छा, इससे पहले वाला जो एग्जांपल था जिसमें चार्ज आया था पॉजिटिव चार्ज, वो क्या था, 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू तो यही होता है ना, बस उसका नेचर क्या लिखते हैं, प्लस। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो वो क्या होता है, प्लस में 3.2 इंटू 10 टू पावर -19। अब कभी भी तुमको नेगेटिव चार्ज दिख जाए, समझ जाना वहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और कभी भी अगर तुमको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो समझ जाना कि वहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा या इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कम। क्लियर है क्या? ठीक है, अभी बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चार्जेस क्या है, चार्जेस कितने टाइप के थे ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है, अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि चार्ज का सिर्फ ऐसा यूनिट हम सीखेंगे, मतलब अपने मतलब का सिर्फ ऐसा यूनिट होता है, इसके अलावा भी सीजीएस में यूनिट है और ये भी यूनिट है, तो वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो आपको याद रखना है SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB। कूलम LOUMB यही होता होगा। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब एक कूलम क्या है ना, इसका डेफिनेशन थोड़ा टाइम के बाद समझ में आएगा, अभी बस इतना याद रख लो कि SI यूनिट ऑफ चार्ज कितना है, कूलम है। और सिर्फ मुझे SI यूनिट से ही मतलब होगा, और भी यहाँ पे यूनिट होते हैं, बुक में देखना स्टार्ट यूनिट और क्या क्या यूनिट वो बता रखते हैं, वो अपने कोई मतलब का नहीं है, हम बताने भी नहीं वाले, उसमें से कुछ आता भी नहीं है वहां पे। हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। ये मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली 2 तरह का मेथड है चार्जिंग का। मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या होगा, 2 तरह का मेथड है। मेथड ऑफ चार्जिंग, हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ
चार्जिंग। पहला जो तरीका होगा उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन, या इसको कंडक्शन भी बोल सकते हो। और दूसरा होगा बाय इंडक्शन। ये दो तरीके होते हैं बेसिकली चार्ज। अब हमेशा याद रखना, चार्ज को जनरेट नहीं करते कभी, चार्ज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कभी जनरेट नहीं होते ना, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या है, और तुमने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, ग्लास रॉड और कॉटन को जब रब करते हैं तो वो चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, ऐसा कुछ सीखा है क्या? नहीं सीखा, कोई नहीं, देखते हैं। मान लो मेरे पास दो सरफेस है, एक सरफेस है ये मेटल ए है और ये दूसरा सरफेस है मेटल बी, ठीक है। अच्छा, मेटल ए और मेटल बी, मेरे पास दो सरफेसेस हैं। क्या करते हैं ना, दोनों सरफेसेस को, ये शकुनी साइड, दोनों सरफेसेस को क्या करते हैं, रब करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब आप दोनों सरफेसेस को रब करोगे, जैसे ही आप रब करना स्टार्ट करोगे, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां पे आ जाएंगे क्या? हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जब तुमने ऐसे ऐसे रब किया तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां पे आ गए और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां पे आ गए। हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास दो मेटल के सरफेस थे जिनको मैंने क्या किया, रब किया, ये ए और ये बी, ठीक है। अब रब करने से मैंने क्या देखा, इसमें से मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकले और इसकी तरफ चले गए। और इसमें से क्या होता है, मान लेते हैं इसमें से क्या हुआ, 250 इलेक्ट्रॉन्स निकले और इसके पास चले गए। दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। एक ने 1000 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दूसरे ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 250 इलेक्ट्रॉन। अब बोलो सर दोनों में डिफरेंस कैसे हो गया? दोनों को रब किया तो दोनों में इलेक्ट्रॉन जो मूव आउट किया वो अलग अलग होता है क्या? सबका जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है वो अलग अलग होती है क्या? कुछ मेटल्स बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है ना। तो हमने ऐसे ही दो मेटल ले लिया, मेटल ए और मेटल बी। अब मैंने बोला कि मेटल ए से इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकल सकते थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, तो 1000 इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गए। और ये जो मेटल बी है, मेटल बी में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, 250 इलेक्ट्रॉन निकले। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेटल ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेटल ए ने क्या किया है, अगर मैं मेटल ए के बारे में बात करूं तो मेटल ए ने क्या किया, इसने 1000 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया था और इसने गेन कितना किया, 250 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर दिया ना। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये जो मेटल ए है, मेटल ए ने क्या किया है, 750 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया है क्या, या ट्रांसफर किया है? जो मेटल ए है उसने क्या किया है, 750 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किया है मेटल बी को, हाँ या ना? ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि 1000 ट्रांसफर किया था लेकिन 250 मिल भी तो गया उसको। तो एक्चुअल में कितना ट्रांसफर किया, ये एक्चुअल में 1000 ट्रांसफर किया है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि मेटल ए ने क्या किया है, 750 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, ऐसा बोल सकते हैं। मेटल बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो मेटल बी है, मेटल बी ने क्या किया था, 1000 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और इसने लूज कितना किया, 250 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया गया। तो मेटल बी ने क्या किया है, 750 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं क्या, हाँ या ना? अच्छा, अब मेटल ए जो है वो मैंने क्या देखा, वो नेट में क्या कर रहा है, मेटल ए जो है वो नेट में 750 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन था, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम हो गया तो ये कौन सा चार्ज, ये जो मेटल ए है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा क्या? समय को नहीं समझ में आई है? मैंने बताया था ना अभी कि चार्जेस का ट्रांसफर होगा। जब भी मैं बोलूं कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसफर कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो अपने शेल के अंदर आराम से बैठा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैंने जब दो मेटल्स को रब किया तो कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब मैं क्या देख रहा हूं कि मेटल ए जो है उसने ओवरऑल 750 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं। अगर यहां से 750 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब
पॉजिटिव चार्ज। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई मतलब ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। बी वाले के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, क्या कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, मतलब इसके पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरे पास चार्जेस डेवलप करने के पहला तरीका क्या है, मेथड ऑफ फ्रिक्शन, या इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या कर दो, दो अलग अलग एलिमेंट्स को लाके साथ में ऐसे रब कर दो। जब आप दो अलग अलग एलिमेंट्स को साथ में लाके आप रब करते हो तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। और ये डिपेंड, कौन पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, कौन नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कितना कर सकता है या कौन इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेप्ट कर सकता है, इस पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब जो टर्म तुमने केमिस्ट्री में सीखा था वो सब तुम यहाँ पे लगा सकते हो। फिजिक्स में मैं बस इतना बोलूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन गिरा, अगर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कम हुआ तो चार्ज पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कम चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा चार्ज नेगेटिव। अब तुमने एक कॉमन एग्जांपल देखा होगा, ये तुमने किया भी होगा अपने स्कूल डेज में। स्कूल डेज में हम क्या करते थे, ये समझ में आया ना, कंडक्शन वाला तरीका समझ में आया। कंडक्शन वाले में क्या होना है, ऐसे 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 रब कर दो, वो अरे क्लास 8 में 9th में ये सब चैप्टर्स होते थे, एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, ठीक है, एबोनाइट रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क में नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कुछ सीखा है ना। तो वही मैं बता रहा हूं, कुछ नया नहीं बताया मैंने। तो ये मेरे पास मेथड ऑफ चार्जिंग का पहला तरीका है फ्रिक्शन मेथड, जिसमें हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को रब किया। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल क्यों बता रहा हूं, एग्जांपल बता रहा हूं इंडक्शन वाले मेथड के लिए। अब इंडक्शन वाले मेथड में देखो, इंडक्शन का मतलब होता था, हमने जो हीट ट्रांसफर देखा था, हीट ट्रांसफर में क्या किया था, तीन तरीका देखा था हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब क्या होता था कि फिजिकल कांटेक्ट है, कंडक्शन का मतलब क्या होता था, फिजिकल कांटेक्ट है, रॉड का कांटेक्ट होता था तब हीट ट्रांसफर होता था। कन्वेक्शन लिक्विड में होता था, और रेडिएशन में कोई कांटेक्ट होता था क्या, नहीं, रेडिएशन में कोई कांटेक्ट नहीं होता था। तो वैसा ही यहां पर क्या है, इंडक्शन। जब भी मैं बोलूं इंडक्शन मतलब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने वाला। अब अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने वाला तो फिर ट्रांसफर चार्ज कैसे होगा। मान लो मेरे पास एक ऐसा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जितने यहां पर नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही यहां पे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस भी होने चाहिए। इस तरह से बना सकते हैं क्या। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी होने चाहिए। तो मैंने इस तरह से बना दिया। क्या करते हैं, ये जो चार्ज्ड स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, इसके पास में ना एक रॉड लेके आते हैं, और ये जो रॉड है, ये पूरा रॉड क्या है, पूरा रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पूरा ये जो रॉड है वो क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि जो एक जैसे चार्ज होते हैं, जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ये भी हम जानते हैं ना। तो जैसे ही आप इस रॉड को, अब इस रॉड को यहां पे टच नहीं करना है, रॉड को अगर तुम टच कर दोगे तब तो वो कंडक्शन मेथड हो जाएगा ना। रॉड को टच नहीं करना है, हम क्या कर रहे हैं, बस रॉड को उसके पास लाके रखने वाले हैं। अब रॉड को जब मैं उसके पास लाके रख दूंगा, तो रॉड को पास लाके रखने से मैंने क्या देखा, ये जो चार्जेस हैं वो सेपरेट होने स्टार्ट हो गए। क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जैसे ही तुमने इसको यहां पे लाके रखा, ठीक है, जैसे ही यहां पे लाके रखा गया तो हमने क्या देखा, जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो यहां पे आगे सेपरेट अरेंज हो गए, क्या इसके पास आ गए क्योंकि वो अट्रैक्शन हो रहा है, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो दूर चले गए। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। नेगेटिव चार्जेस रॉड के पास, पॉजिटिव चार्जेस रॉड से दूर। अब क्या करते हैं, इसको बिना हटाए यहां पर अर्थिंग कर देते हैं। अब अर्थिंग तुमने सुना है क्या, अर्थिंग नहीं जानते, कोई नहीं, अगर नहीं जानते तो अभी के लिए बस क्या कर लो, इस तरह का सिंबल जो होता है उसका मतलब होता है अर्थिंग। इसको मैंने अर्थ कर दिया, ठीक है। अब अर्थ करने से क्या होता है ना, अभी के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि अर्थ में आप जैसी, वो तुमने सुना होगा ना कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें लाइटनिंग से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एक रॉड लगाई जाती है, ऐसे जैसे ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ऐसे रॉड लगाई जाती है इस तरह से। अब लाइटनिंग जब इसमें गिरता है तो वो क्या होता है, रॉड के थ्रू यहाँ पे मूव कर जाता है क्या, ऐसा कुछ सुना है क्या। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है ना, ऐसा समझ लो अर्थ क्या है, एक बहुत ही बड़ा सा सिंक है, और
ये इतना बड़ा सिंक है ना, मतलब अर्थ का इतना बड़ा पेट है कि अर्थ को कितना भी चार्ज दे दो, अर्थ को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, वो बोलेगा और चाहिए और चाहिए और चार्ज चाहिए और चार्ज लेके आओ। ठीक है, तो यहां पे क्या है, आप जैसे ही इसको अर्थ से कनेक्ट करोगे ना, अर्थ को अर्थ से कनेक्ट करने से होता क्या है, ये जो भी चार्जेस हैं यहां पर, ये जो भी चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, मूव करके यहां पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर पॉजिटिव, आपने तो बोला कि पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते। हाँ तो भाई अभी भी पॉजिटिव चार्जेस नहीं मूव करे, मैं जो बोल रहा हूं कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो मूव करके बाहर आ गए, इसका ये मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देगा। नहीं आया समझ में? चार्ज जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से जब कनेक्ट करोगे तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है ना, वो क्या करता है, अर्थ पे चला जाता है। जैसे इस वाले केस में क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे ना, बोले सर पॉजिटिव चार्जेस तो मूव नहीं करते, तो ये अर्थ में कैसे चला गया? एक्चुअल में क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और यहां पे आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन मूव करके क्या कर देंगे, इस वाले एंड को न्यूट्रल बना देंगे। इलेक्ट्रॉन जब यहां से आए तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये डायग्राम ऐसा हो गया ना। बोले सर अब ये जो नेगेटिव चार्जेस थे वो क्यों नहीं गए? क्योंकि इसको इसने जाने से रोक रखा था भाई, ये इसको जाने नहीं दे रहा था, ये इसको बोले कहां जाएगा भाई, रुक जा, मैं हूं यहां पे, तो इसके कारण ये मूव नहीं कर पाया। लेकिन इसको तो कोई नहीं रोक रहा था ना, इसको कोई नहीं रोक रहा था, इसलिए क्या हो गया, मूव करके बाहर चला गया। बात समझ में आ रहा है? सिंपल लैंग्वेज में क्या याद रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को तुम अर्थ से कनेक्ट करोगे तो जो भी एक्सेस चार्ज होता है वो मूव करके अर्थ में चला जाता है। अब यहां पे एक्सेस चार्ज पॉजिटिव चार्जेस तो वो मूव करके चले गए। अब क्या करते हैं, इस तरह के सिचुएशन आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये जो रॉड है ना, अब रॉड को हटा दो और चाहो तो ये जो अर्थ है उसको भी हटा दो। रॉड को भी हटा देते हैं और ये जो अर्थिंग है, ये जो अर्थ मैंने बनाया था उसको भी हटा देते हैं। अब जैसे ही आप रॉड और अर्थ दोनों को हटाओगे, रॉड और अर्थ दोनों को हटाने से क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट, पहले क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा था, क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज का रॉड था वो उसको डिस्ट्रीब्यूट होने नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही रॉड हटा दिया, जैसे ही अर्थ हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या तो मेरे पास, हमने जब स्टार्ट किया तो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था क्या, और मैंने इसको क्या कर दिया है, मैंने इसको एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बना दिया है, हाँ या ना। अब पूरे प्रोसेस में आप कहीं पर भी देखो, कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ है क्या? सर नहीं, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब इस तरह से चार्ज जनरेट करने का जो प्रोसेस होता है, इस तरह से जो चार्ज जनरेट करने का प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। अब इसका ना बेस्ट एग्जांपल जो बचपन से हम देखते आए हैं वो क्या है ना, स्केल वाला एग्जांपल क्या करते थे, तुम भी ऐसे बचपन में करते होगे, ठीक है, पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था हमको भी। क्या करते थे, वहां पे टीचर अपना आगे कुछ पढ़ा रहा होता था, अभी तो लाइव क्लासेस है तो घर में पता नहीं कर पाओगे, नहीं करके देख लेना। स्केल लेते थे, प्लास्टिक वाला, मेटल वाला स्केल से नहीं होता था, प्लास्टिक वाला स्केल लेते थे और ये ततड़ 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 ऐसा खूब करते थे, और क्या करते थे, कुछ पेपर्स बिछा के रख देते थे। अब ये ततड़ 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 करने के बाद जब वो स्केल को वापस लाते थे तो वो जो पेपर होते थे, तुम यहाँ पे ततड़ ततड़ कर रहे थे, वहां पे पेपर भी ततड़ 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 करने स्टार्ट कर देते थे। ऐसा तुमने नोटिस किया है क्या? देखा ही होगा भाई, तुमने नहीं किया तो आज कर लेना घर में, मतलब इतने तो गरीब नहीं हो गए कि तुमने ये स्केल और पेपर वाला गेम नहीं खेला है, ये हर किसी ने खेला होगा। ऐसे करते थे, रब करते थे अच्छे खासे से, और क्या करते थे, पेपर के पास जब लेके आते थे, पेपर के जब पेपर के जो पीसेस होते थे उसके पास लेके आते, पेपर भी नाचना स्टार्ट करता था, क्या ततड़ 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 ततड़। अब होता क्या एक्चुअल में क्या होता है, तुमने जब उसको ऐसे रब किया तो कंडक्शन हुआ। क्या कंडक्शन के कारण क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर हो गया। मान लो जो प्लास्टिक का रॉड है, प्लास्टिक का रॉड क्या हो गया, चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। मेरे को नहीं पता कौन सा चार्ज हुआ, मैंने बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज हुआ है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहां पे पेपर के टुकड़े ऐसे रखे हुए, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे ही तुम ये स्केल इसके पास, ये क्या है, ये न्यूट्रल है ना, जैसे ही ये स्केल लेके आओगे, ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे। क्या नेगेटिव चार्जेस जब ऊपर आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके वेट से ज्यादा हो जाए, तो ये नाचने स्टार्ट कर देंगे। क्या तो ऐसा ही कुछ होता है पेपर और स्केल वाले एग्जांपल में। अब बोलोगे सर मेटल में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि मेटल में क्या होता है ना, ये मेटल, अगर तुम्हारा बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है, अगर किसी को डाउट है ना कि सर मेरा बॉडी अच्छा कंडक्टर है नहीं है या नहीं, क्या करेंगे, घर में जाएंगे,
जो सॉकेट होता है उसमें 2 वायर लगा देंगे और चेक करके देखेंगे, अगर झटका लगा तो समझ जाना कि तुम्हारा बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो तुम्हारा बॉडी जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तुम क्या करना, अगर तुम उसको स्केल मेटल वाला ले लेते ना, तो मेटल वाले स्केल से क्या होगा, तुम्हारा बॉडी भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, सारा का सारा चार्ज मूव करके अर्थ में चला जाता है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो अगर सारा का सारा चार्ज मूव करके अर्थ में चला गया तो ये तो फोर्स एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएगा। अभी क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि हमने क्या लिया था, यहाँ पे प्लास्टिक लिया था। अब ये प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर होता है, तो इसमें जो भी चार्जेस वो मूव नहीं कर पाते। तो ये चार्ज था, इसके कारण यहाँ पे जो पेपर्स थे, पेपर्स में चार्जेस इंड्यूस हुए, उसके कारण क्या होते हैं, पेपर्स नाचने स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो 2 तरह से आप चार्ज बना सकते हो, रबिंग कर दो या इंडक्शन कर दो। आई होप ये क्लियर होगा, इतना कोई तूफानी तो है नहीं। तो आज के लेक्चर में तुमको क्या क्या सिखा दिया? मैंने तुमको सिखा दिया कि पढ़ना क्या है, अपने 4 महीने हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने तुमको यह बता दिया कि चार्जेस क्या है और ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हमेशा याद रखना कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है। जब भी मैं बोल रहा हूं नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब यह है, समझ जाना कि नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये होता है ना कि सर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है क्या, मतलब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? नहीं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ये कभी मत सोचना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है इसका मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है। अगर वो एलिमेंट है तो एटम्स होंगे, आयंस होंगे, और एटम्स और आयंस है तो चार्जेस होगा ही। अगर कोई न्यूट्रल है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रखने। अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा रख देना, और अगर पॉजिटिव है तो क्या कर देना, इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कम कर देना। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो ये मेरे पास चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मैंने अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेंगे, चार्जेस की प्रॉपर्टीज से बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टीज और चार्जेस में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, कुछ नया नहीं पढ़ाया, कुछ खास नहीं पढ़ाया है। लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी तुमसे, तुम लोगों से, या तुम जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स है जो लेक्चर नहीं देख रहे हैं, तुम उनको बोलो कि लेक्चर देखना अब जरूरी है। आगे के 4 महीने अगर अपने को फिजिक्स जानना है, समझना है, तो अपने को ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं आज।